डन करेंगे, कुछ रिकैप करेंगे। रिकैप में बड़ा सिंपल था, दो तरह के कोलिजन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। नंबर वन, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कोई एक पार्ट किसी दूसरे फॉर्म में, किसी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, relative velocity of separation divided by relative velocity of approach, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। नो डाउट जो इन इलास्टिक कोलिजन है उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू लेस देन 1 होती है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो कि अपने आप में एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बिहेवियर में नॉर्मली नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एब्सोल्युटली 1 होता है। सुपर इलास्टिक कोलिजन में मास कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी होती है। अल्टीमेटली आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसे हम लोग सुपर इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मोर देन 1 होता है। स्टूडेंट्स ये जो सुपर इलास्टिक वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज ओनली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीबीएसई में नॉर्मली डिस्कस कभी आपसे नहीं होता। लेकिन आज जो मैंने रिकैप किया है, यहाँ से 1 मार्क्स के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और आपसे कुछ न कुछ जरूर यहाँ से डिस्कस होता है। हम लोगों ने वन डायमेंशनल कोलिजन की बात की थी डियर स्टूडेंट। तो वन डायमेंशनल कोलिजन में सिंपल सा हमारे पास में क्या था, बॉडी जिस डायरेक्शन में पहले ट्रेवल कर रही थी आफ्टर कोलिजन भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। जैसे एक बॉडी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सपोज एक्स एक्सिस पे है, दूसरी बॉडी या तो वेस्ट में है या तो एक्स एक्सिस पे ही ट्रेवल कर रही है। कोलिजन हुआ, एक मोमेंट के लिए दोनों आपस में कांटेक्ट में आए। आफ्टर कोलिजन सेम डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटी मूव करती हैं। दैट वाज द वन डायमेंशनल कोलिजन। लेकिन अभी जैसा हम लोग यहाँ देख रहे हैं, आज हम लोगों को टू डायमेंशनल कोलिजन के बारे में बात करना है। तो जैसे जब भी टू डायमेंशनल कोलिजन की बात होगी, तो टू डायमेंशनल कोलिजन में बॉडी हमारी आफ्टर कोलिजन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल ना करके यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू करेंगे, जैसा कि ये बड़े वाला डायग्राम आपको दिखा रखा है। इस डायग्राम को भी मैं आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिसके बेसिस पे हम आगे की स्टडीज की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अभी मेरे पास कोई फर्स्ट बॉडी है जिसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है। मैंने वेलोसिटी कहा, इसका मतलब इसकी कोई अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। सपोज इस डायरेक्शन को मैंने x एक्सिस के अलोंग ले रखा है, इट्स योर चॉइस, y एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं, z एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है, डजंट मैटर, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग ले रखा है। जो सेकंड बॉडी है उसको अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने रेस्ट पे ले रखा है, यानी u2 जो है वो 0 है। इट मे बी पॉसिबल इसकी भी अपनी कोई वेलोसिटी चलेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस पे ही होगी। आफ्टर कोलिजन हुआ क्या कि जो फर्स्ट बॉडी थी वो एक एंगल θ1 x एक्सिस के साथ बनाते हुए इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करेगी, जिसको हमने v1 कहा है। v1 वेलोसिटी की डायरेक्शन x एक्सिस के साथ में एंगल θ1 बनाते हुए है। जो दूसरी बॉडी थी जो इनिशियली हमारी वेस्ट में थी, वो x एक्सिस के साथ दूसरी डायरेक्शन में यानी नेगेटिव का θ2 एंगल बनाते हुए v2 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। चूंकि आफ्टर कोलिजन यहाँ पे दोनों बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, टू डायमेंशनल मोशन ले रही हैं, इसलिए मैं इसको क्या कहता हूँ, टू डायमेंशनल मोशन कहता हूँ। अब बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर जगह लगता है, हम लोग जानते हैं। तो एट ऑल फर्स्ट मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए बात करना चाहूंगा। मोमेंटम चूंकि अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली मेरे को डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। मोमेंटम के अंदर मास को अगर मैं हटा दूं तो वेलोसिटी बचता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करनी होगी। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को नहीं छोड़ने वाला, आगे भी सारी यूनिट्स में यूज आएगा। तो जिसको अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे मास्टरी नहीं है वो इसको सीख ले। वेलोसिटी v1 का मैंने रिजोल्यूशन किया तो इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल θ1 दैट इज v1 cos थीटा, जो कि अपने आप में x एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस के ऊपर है।
जो दूसरा कंपोनेंट है वो होगा हमारा v1 sin थीटा 1, जो नो डाउट अगर मैं देखूं तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, यानी मैं इसको y एक्सिस कह सकता हूं, z एक्सिस कह सकता हूं, इट्स माय चॉइस। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं v2 वेलोसिटी को रिजॉल्व करता हूं तो इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इट मस्ट बी v2 cos थीटा 2। अगर मैं दूसरे कंपोनेंट की बात करूं तो इट मस्ट बी इन नेगेटिव y एक्सिस और आल्सो मे बी नेगेटिव z एक्सिस, कोई भी हो सकता है, जो कि मेरा पहला कंपोनेंट था उसके अपोजिट होगा v2 sin थीटा 2। जैसे ही मैंने ये दो कंपोनेंट v2 cos थीटा 2 और v2 sin थीटा 2 लिए तो v2 का कांसेप्ट खत्म, अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे v1 की जरूरत अब मुझे नहीं है। अब तो मेरे पास कंपोनेंट आ गए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को देखते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर करूंगा तो जो x एक्सिस वाली क्वांटिटी है उनको x एक्सिस के साथ में कंपेयर करूंगा, y एक्सिस के साथ में कंपेयर करूंगा y एक्सिस वाली क्वांटिटी से। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं x एक्सिस की बात करता हूं तो x एक्सिस पर बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज m1 u1, बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी इज m2 0। बिकॉज ऑफ u2 हम लोगों ने यहां पे जीरो ले रखा है, it must be equals to after collision momentum of first body, that is m1 v1 cos theta 1, because of x axis पे v1 cos theta 1 वेलोसिटी है, प्लस momentum of second body, that is m2 v2 cos theta 2। अब यहाँ ये घबराने की जरूरत नहीं है कि थीटा 1 मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, डजंट मैटर, वो मैथमेटिकल वर्क है, आप लोग डालेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल करते समय अगर कभी कोई आप कॉन्सेप्चुअली फंस जाए तो बताना चाहूंगा, स्टूडेंट्स ये थीटा 1 तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन थीटा 2 चूंकि आप लोग इसको क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो सिंपली यू हैव टू राइट हियर माइनस थीटा 2, या फिर आप लोग इसको 360 माइनस थीटा 2 लिखोगे तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इट्स योर चॉइस, आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम एट एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन वाई एक्सिस की अगर मैं बात करना चाहूं डियर स्टूडेंट, तो देखिए वाई एक्सिस पर नो डाउट जो मास m1 था इसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस की तो जीरो थी, बिकॉज ऑफ u1 मेरा एंटायरली एक्स एक्सिस में है। m2 की बात करता हूं तो उसकी टोटली वेलोसिटी जीरो थी, तो वाई एक्सिस भी जीरो होगा। अल्टीमेटली बिफोर कोलिजन at y axis momentum must be zero। आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं तो दैट इज v1 sin थीटा 1। मैं अगर एंगल की बात करता हूं तो अगेन इट मस्ट बी इक्वल्स टू v2 sin थीटा 2। डियर स्टूडेंट्स, y एक्सिस का जो मोमेंटम है जिसको मैंने ग्रीन इंक से यहां पे मेंशन किया हुआ है, दैट इज बिफोर कोलिजन जीरो, बिकॉज ऑफ इसकी जो वेलोसिटी है y एक्सिस पे जीरो है, इसकी जो वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन y एक्सिस पे जीरो है। आफ्टर कोलिजन जो m1 मास है उसकी वेलोसिटी v1 sin थीटा 1 है। आफ्टर कोलिजन जो m2 मास है उसकी वेलोसिटी y एक्सिस पर v2 sin थीटा 2 है। तो आप लोग ये यहाँ पे प्लेस कर देंगे डायरेक्शन। इस इक्वेशन में करने के लिए कुछ खास बचता नहीं है, तो सिंपली यू मे राइट हियर v1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू माइनस v2 sin थीटा 2। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज m1 और दैट इज व्हाट m2। तो ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी के साथ साथ ही। तो आफ्टर कोलिजन वाई एक्सिस के मोमेंटम की ये इक्वेशन आ गई, अगर कहीं जरूरत होती है तो आप लोग इसको यूज करेंगे, अदरवाइज जनरली इसकी यूज हम लोगों को नहीं होती। अब मैं एक्स एक्सिस की दोबारा से बात करता हूं तो दैट इज 0 m1 u1 equals to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2। That is the concept regarding to conservation of momentum in two dimensional collision। स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं रिगार्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए मेरे पास अगेन कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार मिलता है। काइनेटिक एनर्जी चूंकि अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी होने के नाते इसमें कहीं कुछ मुझे नहीं करना, सिंपल सा इक्वेशन मुझे लगानी है, दैट इज बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज m1 u1 स्क्वायर प्लस बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज m2 1 by 2 0 का स्क्वायर, समझ गए होंगे मैंने क्यों लिख के दिखाया आपको, इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। डिस्टेंस v1 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये स्केलर बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा तो मुझे फिर कंपोनेंट्स की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से v2 का स्क्वायर करूंगा तो अगेन ये
जरूरत ही नहीं है. Simply I may write here 1 upon 2 m1 v1 square plus 1 upon 2 m2 v2 square. According to our need, I may separate variables from this particular equation. दो ही इक्वेशन पे हमारा सारा काम हो जाता है. यहां हमारी तीन इक्वेशन आई है. एक एडिशनल इक्वेशन y एक्सिस पर मोमेंटम की आ गई है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया टू डायमेंशनल मोशन का, टू डायमेंशनल कोलिजन का. अब जो भी हमारे पास अननोन पैरामीटर्स होंगे उनको हम लोग नोन पैरामीटर्स की हेल्प से बड़े आराम से निकाल पाएंगे. तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ डियर स्टूडेंट्स. ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों को एग्जाम में लिखना कैसा है, हमें अपने नोट्स में किस तरीके से लिखना है, वो चीज हमने आगे दे रखी है. तो मैं आगे बढ़ करके आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा. आई होप तो फिगर आपको क्लियर हो गई होगी, जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स. आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट आता है. देखिए, आफ्टर कोलिजन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम m1 के कंपोनेंट्स होंगे ये m1 v1 cos थीटा 1 पॉजिटिव x एक्सिस के अराउंड है, m1 v1 sin थीटा 1 अराउंड पॉजिटिव y एक्सिस. बिल्कुल इसी तरीके से जो सेकंड बॉडी है उसके हमारे जो कंपोनेंट्स है वो होंगे m2 v2 cos थीटा 2 अराउंड फर्स्ट x एक्सिस. आपने देख ही रखा है अभी ऊपर डायग्राम में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है. m2 v2 sin theta 2 along negative y axis, ये डायरेक्शन हमने यहां पर मेंशन कर. अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप लोगों ने ये x एक्सिस के लिए इक्वेशन बना दी. इक्वेशन नंबर 1 इसको कहा है ये स्टूडेंट, देखिए यहां पे ये इक्वेशन हमने जो एक्सप्लेन की थी. और y एक्सिस की बात करेंगे तो इनिशियली मोमेंटम जो कि बॉडी का 0 था m1 बॉडी का, तो ऐसी स्थिति में आप लोग यहां पे डाल देंगे m1 v1 sin थीटा 1 माइनस यहां पे आप लोगों को लिखना चाहिए क्या m2 v2, मैं इसे मेंशन कर देता हूं m2 v2 sin थीटा 2. देयर स्टूडेंट्स ध्यान रहे यहां माइनस का साइन जो है कहीं ना कहीं इस एंगल थीटा 2 को ध्यान में रखते हुए डालें. मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस का साइन मुझे यूज करना चाहिए. और अगर आपने थीटा 2 का मेजरमेंट क्लॉकवाइज ले रखा है तो यहाँ पे आपने माइनस का साइन डालना ही डालना है. तो डियर फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन योर एंगल मेजरमेंट कि आपने एंगल मेजरमेंट किया कैसे है. देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम लोग करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v2 स्क्वायर. इस तरह से कुल मिलाकर के तीन इक्वेशंस आप लोगों के सामने हैं. आपको जो भी यहाँ पे अननोन पैरामीटर मिलता है आप उसको निकाल सकते हैं. Now we are moving towards the next concept, that is head-on collision. Dear friends, head-on collision के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हम वन डायमेंशनल collision की बात कर रहे थे. अब यहाँ दोबारा से डिस्कशन कर लेते हैं. पहला concept है head-on collision क्या होता है. In such a collision, the target particle moves in the direction of the incident particle. यानी जो इंसिडेंट पार्टिकल था जिसको मैंने m1 कहा था u1 कहा था, उसी डायरेक्शन में अगर चलना शुरू कर दे कौन सा सेकंड पार्टिकल, तो ऐसी स्थिति में मैं उसको कहता हूं क्या, हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन के लिए डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये थीटा 2 जो है मेरा नेसेसरली क्या होगा, जीरो होगा. मैं यहां फिर एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार डियर स्टूडेंट. ये मेरे पास फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, टकराने के बाद जो फर्स्ट बॉडी है वो तो मेरी इस डायरेक्शन में चली गई, लेकिन जो सेकंड बॉडी है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी. इसे मैं m2 कहता हूँ, m2 कहता हूँ, m1 कहता हूँ, u1 कहता हूँ, u2 को 0 कहता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, वही फिगर मैंने बना दी. ये मेरा मास m1 है जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया था जिसको थीटा 1 लिया था. लेकिन जो दूसरा मास मेरा नीचे जा रहा था वो अब नीचे नहीं जाएगा. वो इनिशियल पार्टिकल की या मास की जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा. यानी यहां पर जो एंगल थीटा 2 बन रहा था वो क्या होगा, जीरो होगा. तो ऐसी स्थिति में कोलिजन को मैं एक नया नाम देता हूं, दैट इज हेड ऑन कोलिजन. अब जैसे ही मैं ये हेड ऑन कोलिजन की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो नो डाउट देखिए यहां पे m2 v2 cos थीटा 2 आ रहा था और थीटा 2 की वैल्यू 0 डिग्री है. अल्टीमेटली m2 v2 में कन्वर्ट हो गया. इसी तरीके से यहां पर आप लोगों का m2 v2 sin थीटा 2 आ रहा था. थीटा 2 चूंकि 0 डिग्री है, अल्टीमेटली ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया, जिसको हमने यहां मेंशन ही नहीं किया. इस तरह से इक्वेशंस की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है.
काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट वाज एक स्केलर क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो कोलिजन का हम लोगों का थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, तो सेम कॉन्सेप्ट मेरे को मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन v2 माइनस v1, या वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u1 माइनस u2। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये कंडीशन होगी तभी हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा कोलिजन हमारा इलास्टिक है, कौन सा इनइलास्टिक है, व्हाटएवर। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एज यूजुअल कोलिजन से रिलेटेड हम लोग दो तीन न्यूमेरिकल्स अगर कर लेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ हमें कोलिजन आ गया। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने असाइनमेंट सेक्शन में डाल रखे हैं तो आप उनको अपने आप से लगाएंगे। डेयर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके असाइनमेंट में भी एज वेल एज यहाँ पे भी। अगर आप इतने न्यूमेरिकल्स मिनिमम कर लेते हैं तो आपके फिजिक्स के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, आई मेक श्योर। और ये फिर मैं बता दूं आप लोगों को डियर स्टूडेंट, दैट्स द गोल्डन टाइम फॉर यू। आप इसी समय जितने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कर लीजिए। बाकी जैसे ही 12th खत्म होगा उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आप वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप उस टाइम का इंतजार मत कीजिए। आपका नीट, सीबीएसई या जेई मेंस सब कुछ यहीं से होना है, इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान से कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन कीजिएगा। कोई शॉर्टकट नहीं होगा, आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा। चलिए, मैं अब न्यूमेरिकल की बात करना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट। इन सारे क्वेश्चंस अगेन अपने आप में बहुत मजेदार होते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं। टू बॉल बियरिंग। अब देखिए यहाँ घबराने की बात नहीं है, मेरे पास कुछ भी है, ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बॉल बियरिंग है या बॉल है, व्हाटएवर ऑफ मास m each moving in opposite direction। देखिए यहाँ पे एक नई बात आई है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस एक डायग्राम बना लेता हूँ। मान लीजिए ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी ये है, दोनों का मास सेम है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा उसने यहाँ पे कहा है। इक्वल स्पीड यानी u1 भी u है और u2 भी क्या है, u है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या कहता है वो, स्पीड्स भी, सॉरी उसने u ना लेकर के क्या ले रखा है, v ले रखा है, तो डजंट मैटर, हम लोग v ले लेते हैं। collide head on with each other, predict the outcome of the collision, assuming it to be perfectly elastic। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी तरफ हम लोगों को ये समझ आना चाहिए कि क्या v2 माइनस v1 बराबर होगा u1 माइनस u2 के। ये जनरल इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे u2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फॉर्मूले में मेरा ये प्लस हो जाएगा। बिकॉज ऑफ नॉर्मल फॉर्मूले के लिए मैंने क्या लिया था, दोनों बॉडीज की वेलोसिटी को सेम डायरेक्शन में लिया था, तब मेरे पास यहाँ माइनस आता था। लेकिन चूंकि u2 मेरा अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, ये कॉन्सेप्ट डालना होगा डियर फ्रेंड्स। अब देखिए उसने कहा है बड़ा नॉर्मल सा, प्रिडिक्ट द आउटकम। अब देखिए प्रिडिक्ट आउटकम में उसने एक सेंटेंस लिखा, आपको फंसा दिया। आउटकम का मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपसे कहे भाई आपके फिजिक्स के आउटकम क्या है, सिंपल सी बात है, आपके फिजिक्स में यूटी में कितने मार्क्स आए थे, सीटी में कितने मार्क्स आए थे, फिर उसके बाद आप लोगों का सीबीएसई फाइनल में कितने मार्क्स आए हैं, प्रैक्टिकल में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, देन आफ्टर आपका जेई मेंस में क्या स्कोर फिजिक्स कर रहा है, आपका नीट अगर दिया है आपने जेई के साथ साथ, हाँ चौंकी मत, दोनों आप लोग एक साथ दे सकते हैं अगर आपके पास में पीसीएमबी है तो, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, बायो भी है, तो आप दोनों दे सकते हैं। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनका दोनों में सिलेक्शन होता है। ये जो कमजोर दिल वाले बच्चे होते हैं वही ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैथमेटिक्स अगर बायो के साथ में लेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा और फिर फोकस नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, जो फोकस करते हैं वो किन्हीं भी परिस्थितियों में फोकस करते हैं, बहुत अच्छा फोकस करते हैं। और जो फोकस नहीं करते उनके लिए आप सारा सिलेबस कम कर दो, सब कुछ हटा दो, वो फिर भी फोकस नहीं कर पाते। तो काम चोर मत बनिएगा, तरीके से काम कीजिएगा, मन से काम कीजिएगा, तो आपका जेई मेंस भी निकलेगा एक ही अटेम्प्ट में और नीट भी निकलेगा एक ही अटेम्प्ट में। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, प्रिडिक्ट की बात है, तो इसका मतलब आउटकम में जो भी पॉसिबल है वो सारा आप यहाँ पे निकाल करके देंगे। इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन जाता है, असाइनमेंट की फॉर्म में या यहाँ कराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
डेस्टिनेशन जैसा मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया सारी की सारी चीजें, अब करना क्या है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, बस एक ही इसी इक्वेशन को लेकर के हमारा सारा काम खत्म हो जाना है। दूसरा, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूले हम लोगों ने दो निकाले थे उनको लेकर के हमारा काम खत्म हो जाना है, जो कि नो डाउट लिमिटेड फॉर्म में लगेंगे। लिमिटेड फॉर्म में इसलिए लगेंगे कि दोनों बॉडी का जो मास है वो सेम है, दोनों बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला इसके लिए बनाना होगा। और कैसे बनेगा, वो वैसे ही बनेगा जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मल फॉर्मूले पर रख करके काम किया था। डायरेक्शन देखिए, मेजर का कॉन्सेप्ट ये पोजीशन में आपको शो करता हूं, पोजीशन में हर बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ मास के बारे में लिखा, m1 m2 दोनों बराबर है, तो m इसको मान लिया, यहाँ पे लिखा है ऐसे। फिर u1 और u2 दोनों आपस में बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है डायरेक्शन। As the collision is perfectly elastic collision, velocities after collision will be, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था, अभी जो इक्वेशन मैंने बनाई थी वहां से मैं सीधे सीधे फॉर्मूला डाल सकता हूं। ये जनरल फॉर्मूला है मेरा, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 इंटू u2। डिफरेंस ये कॉमन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले को कैसे याद करना है ये बात हमने पिछली बार भी बताई थी, फिर एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखिए यहाँ पे v1 है तो यहाँ u1 आएगा, ठीक है। ऊपर डिफरेंस होगा, नीचे सम होगा। ऊपर वो बॉडी होगी जो यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है तो यहाँ सेकंड मास होगा, नीचे आपका सम होगा। डिस्टेंस जो यहाँ मास होगा उसी की वेलोसिटी यहाँ पे होगी। इस तरीके से आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ट्राई करना तो बहुत आसान सा काम है, ट्राई करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब फॉर्मूले को मैं कस्टमाइज करता हूं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मास मेरे दोनों सेम है तो ये वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाना है, इसमें कुछ भी नहीं बदल गया। अब इस वाले टर्म की बात अगर मैं करता हूं तो देखिए नीचे 2m हो जाएगा, m प्लस m नीचे 2m हो जाएगा, ऊपर 2m पहले से ही था तो ये पूरा मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया। ये u2 की बात करता हूं तो u2 मेरे पास माइनस का भी है, सिंपली आई हैव प्लेस्ड हियर माइनस b। अल्टीमेटली मेरे को जो v1 मिला, यानी आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी मिली वो माइनस b मिली। इसका मतलब इनिशियल वो जिस डायरेक्शन में मेरी जा रही थी आफ्टर कोलिजन, वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ ट्रेवल करना शुरू कर देगी सेकंड डायरेक्शन। इसी तरह से मैं सेकंड बॉडी की वेलोसिटी की बात करता हूं तो ऊपर वाले फॉर्मूले को अब जरा नीचे वाले फॉर्मूले से आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे v2 लिया है तो सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए, और v2 लिया है तो दैट इज दिस वन। अब यहाँ फॉर्मूले में कहीं ना कहीं जो सेकंड टर्म था उसको पहले लिख दिया और जो फर्स्ट टर्म था उसको सेकंड में लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज को जानबूझ के ऐसा किया गया है जिससे कि आपको थोड़ी सी हिप्नोटाइज हो जाओ और आपको रोट मेमोरी से बचाया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें अगेन फिर मैं वही क्या अपने पर्सनलाइज चीज डालूंगा। ये वाला टर्म तो जीरो हो जाना है बिकॉज ऑफ मास m2 और m1 दोनों सेम है। अब यहाँ पे बात करूंगा तो ये वाला इतना जो पार्ट है ये 1 हो जाना है, ये मेरे पास सीधे हो जाएगा v2 इक्वल्स टू v1। अगेन अगर मैं देखता हूँ तो जो सेकंड बॉडी है वो निश्चित रूप से मेरी क्या करेगी, आफ्टर कोलिजन अगेन वो भी रिकॉइल कर जाएगी। तो यही प्रिडिक्शन है। इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब प्रिडिक्शन में कंक्लूजन क्या रहा भैया, आईआईटी मेंस में भी आपका सिलेक्शन हो गया, आपका नीट में भी सिलेक्शन हो गया, सीबीएसई में भी आप जो है 95 प्लस लेकर के आ गए। अब कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन होगा सिंपल सा, स्टूडेंट फिजिक्स में बहुत अच्छा, डन। वही प्रिडिक्शन लास्ट में भी रहता है, लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान रहे, सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा, आपको ऊपर वाला पूरा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। प्रिडिक्शन क्या है, दस द टू बॉल्स बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब अगर वो ऐसे जा रही थी तो आफ्टर कोलिजन ऐसे हो जाएंगी, दैट इज टर्म्ड एज बाउंस बैक। इक्वल स्पीड आफ्टर द कोलिजन, यानी स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन अवॉइड है, ये u1 है, u1 की डायरेक्शन ये है, तो ये आफ्टर कोलिजन v1 होगा। ये u2 है तो ये आफ्टर कोलिजन v2 होगा। इस पूरी बात को यहां हम लोगों ने हाईलाइट करके आपको समझाना है।
इस तरह से डियर स्टूडेंट आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। एग्जांपल नंबर 16 रियलिस्टिक है, आपको थोड़ा अजीब लग सकता है बिकॉज ऑफ आपने अभी न्यूक्लियर फिजन के बारे में नहीं पढ़ा है। ये न्यूक्लियर फिजन का क्वेश्चन है 12th में, नॉर्मली इसमें जो बच्चा आप लोगों को शामिल हो जाए तो अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हेड ऑन फिजन के ऊपर ही तो डियर स्टूडेंट क्या होता है हेड ऑन फिजन में, जरा करते हैं एग्जांपल नंबर 16। ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियम, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। रेडियम का ये क्या मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर नीचे 88 और मास नंबर ऊपर 226, डिकेज 2, यानी ये टूट गया। ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन नहीं है, हमेशा यही होता है। टूट गया किसमें, 86 टू 22 में, बाई एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो निकलेगा उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं अल्फा पार्टिकल स्टैंड फॉर 2He4, यानी 2 इसका क्या है एटॉमिक नंबर है और 4 इसका मास नंबर है। अब यहाँ पे आप लोग बैलेंसिंग भी देख सकते हैं, 86 और 2 88, 4 और 2 22, 2 26, इसका मतलब बैलेंसिंग ठीक है। एनर्जी, अब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, दैट इज 4.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डियर स्टूडेंट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टैंड फॉर इनटू 10 टू पावर 6। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में अगर मैं लिखूंगा तो इनटू 1.6 इनटू 10 टू पावर -19, दैट इज इन जूल। तो एसआई सिस्टम में आपको ये यूनिट का कन्वर्जन जरूर आना चाहिए। निश्चित रूप से 12th में आपको इस कन्वर्जन के ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो 100% मिल रहा है, 2 3 मिल जाए तो इसमें भी। और 10th में भी आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन कन्वर्जन का जरूर मिला होगा आपको। इफ मास ऑफ दिस वन, अब देखिए इसमें दोनों के मास यहाँ पे दे रखे हैं, हीलियम का भी दे रखा है। ये एक कॉन्सेप्ट आता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। डियर स्टूडेंट्स AMU स्मॉल में लिखा है, कैपिटल ए में नहीं, कैपिटल AMU लिखा होता तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाता। ये है एटॉमिक मास यूनिट। तो बेसिकली एटॉमिक मास क्या होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। दैट इज द एवरेज मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसको बोलते हैं हम लोग AMU, मास की छोटी यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। तो जो मास हम लोगों को दे रखा है वो AMU के टर्म्स में रखा है, तो इसको केजी में भी हम लोगों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। देन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ ड्यूटर न्यूक्लियस। ड्यूटर न्यूक्लियस, अब देखिए ये दोनों जो है क्या 86 टू 22 और 2He4 दोनों ही ड्यूटर न्यूक्लियस कहलाएंगे। यानी जो क्या हुआ है, फिजन हुआ है, फिजन के बाद में जो उसके क्या बने हैं, एक तरीके से कहना चाहिए सब पार्टिकल्स बने हैं, उनको हम लोग ड्यूटर पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी थी, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा हैप्चर भी लगा होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ हमें काम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कोलिजन की बात करनी है। और कोलिजन भी हमारा वन डायमेंशनल कोलिजन है, तो उसमें डायरेक्शन के बारे में कुछ बता नहीं रखा। तो मैं ये डायग्राम नीचे वाला कंसीडर करता हूँ डियर स्टूडेंट, और डायग्राम कंसीडर करके निश्चित रूप से आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप देखिए क्या है ये डायग्राम, देखिए इस डायग्राम के बेसिस पे सारी कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि कैसा है बात कर रहा हूं। दरअसल ये मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियस था, ये पेरेंट न्यूक्लियस टूट गया दो पार्ट में। टूटने के बाद बना क्या, एक ये पार्ट बना और एक ये पार्ट बना। नो डाउट इनिशियल ये रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम इसका 0 होगा, लेकिन टूटने के बाद वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। या कोई जरूरी नहीं है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा यहाँ पे एज्यूम किया है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। डिस्टेंस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगानी है, ये सोच करके ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो अब देखिए यहाँ एक बात और भी समझ में आती है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या कोलिजन के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो चीजें आपस में फिजिकल कॉन्टेक्ट में आएंगी। ये चीज सबसे पहले हमने बताई थी पहली क्लास में, तो वही चीज यहाँ पे फिर दोबारा से हो रही है कि एक मेरे पास न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस रखे रखे फट जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई बॉम्ब है और वो गलती से फट जाता है, रखे रखे फट जाता है, तो दैट विल बी अगेन ट्रीटेड एज कोलिजन। कोई टक्कर हुई नहीं है, तो हमारा जो वेवियर वर्ड मीनिंग है इंग्लिश का या वेवियर का कोलिजन टक्कर, उसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, लिमिट करना होगा। तो डिस्टेंस ये एक मेरे पास में पार्टिकल था, ये टूट गया, टूट करके दो पार्टिकल बन गए। इन दोनों को मैंने क्या कहा है, ड्यूटर पार्टिकल कहा है, इसको पेरेंट पार्टिकल
मोमेंटम लिख लेना है, बड़ी आसानी से मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था P इक्वल टू 2m as momentum is conserved in absence of external force, so m into K is constant। मास तो कांस्टेंट रहता ही रहता है, K भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी इसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऐसा हम लोगों ने यहाँ रखा। दरअसल इस चीज को लेकर के अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो बड़ा मजेदार होता है। क्या बिफोर कोलिजन मोमेंटम जीरो है, अब बिफोर कोलिजन मोमेंटम जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है उसका सम जीरो होगा। तो डिस्टेंस यहाँ एक माइनस का साइन और आ जाना चाहिए। इस तरह से मैं यहाँ पे जो ड्यूटा न्यूक्लियस है उनकी दोनों की मोमेंटम को सेम डाल रहा हूँ। तो दैट इज फर्स्ट ड्यूटा और दैट इज सेकंड ड्यूटा। अब यहाँ पे माइनस का साइन डायरेक्शन के लिए है, आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, बता दीजिएगा अदरवाइज। तो यहाँ से मैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी को बात करता हूँ तो माइनस के साइन की जरूरत भी मुझे नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी और मास का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो माइनस का साइन मैंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ, जरूरत नहीं है। अब यहाँ से मैंने के आर एन को यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूटा न्यूक्लियस को सेपरेट किया, दैट इज एम की अल्फा और एम आर एन। वैल्यूज मेरे पास सारी की सारी दे रखी थी, मैंने ऐसे डाल दी। अब ध्यान रहे यहाँ पे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ना तो मैंने AMU को कन्वर्ट किया इन केजी और ना ही मैंने कन्वर्ट किया इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। ये कन्वर्जन मैंने यहाँ पे एक भी नहीं किया और मेरा आंसर जो है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। डिस्टेंस ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी पूरी होनी चाहिए। आपको ये नहीं कहेगा कि सब में से उसमें बहुत सारी चीजें फालतू की बता दी, फालतू की नहीं बता दी, इन सारी जरूरतों की चीजों की जरूरत हम लोगों को ट्वेल्थ तक पढ़ने वाली है, ठीक है ना, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो रोड मेमोरी में नहीं जाना, आपको सारी चीजों को समझना चाहिए। बाकी ये तो फैक्ट है, जब मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाता हूँ, कंपेयर करने की बात करता हूँ, इस साइड की सारी जो यूनिट्स हैं वो इस साइड की सारी यूनिट्स के बराबर है, तो आई में कैंसिल आउट, जरूरत ही नहीं है मुझे असाइनमेंट सिस्टम में जाने की, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों ने थोड़ा ट्रिक से काम किया कि काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम लोग ले गए और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके हमने ये इक्वेशन बना ली है और इस इक्वेशन में वैल्यू डाल करके अपना आंसर निकाल लिया है। लंबा रास्ता इसका बहुत सारा हो सकता था कि जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा था उसके बेसिस पर पहले मोमेंटम की इक्वेशन बनाते, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनाते, फिर उसको वैल्यूज डालते, तो हो सकता है आंसर आपका हैज़र्ड भी हो जाता, ना भी निकलता। तो ट्रिक आपने समझनी है कि आप पहले आपने जो दे रखा है उसके टर्म्स में ले लो ना, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे पास अगर मान लीजिए बाइक है और लॉकडाउन हो गया, बंद हो गई, बंद ट्रेन हो गई बंद, तो मैं क्या करूंगा भैया, अपना जो भी जरूरत का सामान है बाइक के ऊपर ही इधर उधर थैले वैले में लटकाऊंगा, एक ही बाइक के ऊपर 3-4 लोगों को बैठा लूंगा, हाँ ठीक है पुलिस वाले पकड़ेंगे देखी जाएगी, लेकिन अब तो मजबूरी है, क्या करूँ, भागना ही पड़ेगा मुझे यहाँ से। तो एक बाइक में ही उसी रिसोर्स पर मेरे को सारा काम करना है। साइकिल है तो आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स जो है टीवी में चल रही थी लॉकडाउन के समय पे, साइकिल पे 4-4 लोग जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, तो उसमें जिसके पास रिसोर्स है। अब आपके पास में रिसोर्स यहाँ पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी थी, आपके पास में रिसोर्स क्या था, मोमेंटम था। उसके बेसिस पे आप लोगों ने अपने फॉर्मूले को कन्वर्ट किया, फॉर्मूले को कन्वर्ट करके वैल्यू डाली और वैल्यू डाल करके आप अपने आंसर पहुंच गए। इवन दैट आपने तो यहाँ पर एसआई सिस्टम में मास को और एनर्जी को कन्वर्ट भी नहीं किया है, कोई बात नहीं चलेगा, फाइनल आंसर आपका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इट मे बी पॉसिबल कि आप ऑप्शनल कोई एमसीक्यू कर रहे हैं और उसमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही नहीं आंसर में, जूल ही है, सारे आंसर आपके जूल में है, ऑब्वियस है भैया जूल में है। तो जो कन्वर्जन मैंने आपको बताया था अभी, आप उस कन्वर्जन की हेल्प से मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके अपना आंसर दे पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है, जो अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उनको भी देने की कोशिश की है, वो सारी आप लोगों को काम में आएंगी। इट्स एनफ फॉर टुडे, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे और ये जो हमारा वर्क प्रोबेबिलिटी वाला रेगुलर सेशन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल्स की कोई क्लास हम लोग और भी दे देंगे, जैसे जैसे आपके न्यूमेरिकल्स वन वर्क कॉन्सेप्ट में आते रहेंगे या आप इंडिविजुअली अपने डिस्कस करेंगे तो कोई क्लास हम उसमें एड ऑन कर देंगे, बाकी तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। थैंक्स अ लॉट।